So today we are going to discuss another very important topic. देखें जी, आज का टॉपिक और जो हमने कल पढ़ा था एथेरोस्क्लेरोसिस वाला टॉपिक, और जो कल हम पढ़ेंगे जो हमारे पास इसका डायसेक्शन वाला टॉपिक्स होगा। ये तीनों टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इनके साथ पेशेंट प्रेजेंट भी करते हैं। अभी जो कुछ दिन पहले हमारे एक कोलीग की डेथ हुई है, उसकी डेथ होने का भी रीजन मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद यहाँ से एक्सप्लेन करूंगा। वो इसी टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है। तो सर, सबसे पहले आयोटिक एनोरिज्म का क्या मतलब है? आयोटिक एनोरिज्म का मतलब होता है सर द फॉर्मेशन, या हम लिखते हैं द डायलेशन, डायलेटेशन ऑफ aorta due to due to weakness of aortic valve or destruction of aortic valve। तो बच्चों, सबसे पहले हमें आयोटिक एनोरिज्म का पता होना चाहिए कि आयोटिक एनोरिज्म का मतलब क्या होता है। सर, इसका मतलब होता है कि जब हमारे पास जो आयोटा है वो डायलेट कर जाए। और वो डायलेट क्यों करता है, या वो बैलून लाइक जो स्ट्रक्चर उसका गेन हो जाता है, वो क्यों होता है? क्योंकि सर, वहां से जो ब्लड वेसल की वॉल है वो क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। जब वहां से ब्लड वेसल की वॉल हमारे पास वीक होती है, तो उसकी वजह से जो वो वाला एरिया होता है वो क्या कर जाता है सर, डायलेट कर जाता है। ठीक है। हमें ये सिंपल सी बात पता है कि यार, कोई भी अगर चीज है, अगर वो उसका वॉल अगर उसकी वीक है, तो उस वीक वाले एरिया से क्या कर जाती है, बाहर की तरफ बल्ज कर जाती है, या बैलून लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है, या वो वहां से डायलेट कर जाती है। तो इसी तरह अगर मैं यहाँ पर छोटी ब्लड वेसल ड्रा करूँ, ये देखें, ये आपकी ब्लड वेसल है। और आपको पता है सर, जो हमारी ब्लड वेसल होती है इसके अंदर प्रेशर तो क्रिएट होता है बिकॉज ऑफ योर सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर। और अगर ये वॉल हमारे पास किसी भी रीजन की, मैं भी आपको थोड़ी देर बाद रीजन एक्सप्लेन करता हूँ, अगर ये किसी भी रीजन की वजह से ये वॉल वीक हो जाती है और इसके ऊपर प्रेशर लगने की वजह से यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाती है सर, बैलून लाइक डायलेशन। क्या हो जाती है हमारे पास? बैलून लाइक डायलेशन हो जाती है। तो इसको हम क्या कहते हैं सर, डेट इज द एनोरिज्म। बैलून लाइक डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल इज कॉल्ड द एनोरिज्म। और अगर वही एनोरिज्म आपके अयोटा के अंदर होती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, अयोटिक एनोरिज्म। ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखो, जो मैंने नीचे डिफरेंट टाइप्स के जो एनोरिज्म है वो ड्रॉ किए हुए हैं इसकी तस्वीर से, तो इसके अंदर ये एक लिखा हुआ है सूडो एनोरिज्म। मतलब डेट इज नॉट द ट्रू एनोरिज्म। ठीक है, ये लिखो, ये हमारे पास एनोरिज्म हमें लग रहा है, लेकिन इट्स नॉट एनोरिज्म, इट्स द डाइसेक्शन। ये जहां से ब्लड वेसल रप्चर हो चुकी है। हमारे पास एनोरिज्म क्या है, ये देखो, ये है एनोरिज्म जिसके अंदर बैलून लाइक डायलेशन हुई है। ये देखो एनोरिज्म, ये है एनोरिज्म। ठीक है। तो डायलेशन अगर हमारी, और ये इसमें ये नहीं होता कि अयोटा सिर्फ नहीं इन्वॉल्व होता, आपकी बॉडी की कोई भी ब्लड वेसल इन्वॉल्व हो सकती है। क्योंकि हम सीवीएस पढ़ रहे हैं, तो हमने इसलिए कुछ ब्लड जो हमकी हार्ट से ब्लड वेसल ड्राइव हो रही है उनको डिस्कस करना होता है। इसलिए हम यहाँ पर अयोटिक एनोरिज्म को डिस्कस करें। इट्स आल्सो वेरी कॉमन, दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग। ये बहुत कॉमन है। एक हमारे पास ये जो सेकुलर एनोरिज्म है ना, जो हाइपरटेंशन की वजह से होती है, और मतलब मोस्टली आपकी सेरेब्रल ब्लड ब्लड वेसल्स के अंदर होती है, ये भी बहुत ज्यादा कॉमन है। लेकिन अयोटिक एनोरिज्म को आज हम डिस्कस करते हैं कि सर, जो अयोटा है इसके अंदर कहाँ कहाँ पर बैलून लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो सकता है, और उसकी वजह से पेशेंट के अंदर कौन सी सिम्टम आ सकती हैं। देखो, सबसे पहले तो आपके सामने ये अयोटिक आर्च ड्रा की हुई है, जिसमें सबसे पहला स्ट्रक्चर क्या है सर, डिसेंडिंग अयोटा। फिर क्या है सर, अयोटिक आर्च, अयोटिक आर्च। फिर हमारे पास क्या है सर, डिसेंडिंग अयोटा। ठीक है। अब बच्चे, एक बात आपने याद रखनी है, ये जो हमारे पास असेंडिंग और डिसेंडिंग अयोटा है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग अयोटा, जब तक ये आपके डायफ्राम से गुजर के नीचे नहीं ना जाता, हमें पता है ना ऊपर से ब्लड वेसल्स गुजरती हैं, और अगर उन्होंने आपके एब्डोमेन के अंदर जाना होता है, तो उनको डायफ्राम से क्रॉस करना पड़ता है। और ये क्रॉस करने से पहले पहले जो जितना भी अयोटा का स्ट्रक्चर है, इसको हम कहेंगे थोरैसिक अयोटा। क्या कहेंगे सर इसको? थोरैसिक अयोटा, थोरैसिक अयोटा।
क्योंकि ये आपके थोरक्स, आपके चेस्ट वाले एरिया के अंदर प्रेजेंट होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं सर, थोरेसिक अयोटा कहते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, डायाफ्राम से ऊपर ऊपर जितनी भी हमारे पास अयोटा का स्ट्रक्चर है, चाहे वो असेंडिंग अयोटा है, चाहे वो अयोटिक आर्च है, चाहे वो डिसेंडिंग अयोटा है, इन सब को हमने थोरेसिक अयोटा कहना, ठीक है। अब जैसे ही डायफ्राम कर क्रॉस करके आपका जो अयोटा आगे एब्डोमेन के अंदर जाता है ना, फिर हम इसको कहते हैं एब्डोमिनल अयोटा। क्या कहा जाता है इसको? एब्डोमिनल अयोटा, ठीक है जी। फिर एब्डोमिनल अयोटा होता है, वो आगे हमारे पास जाके इलिक आर्टरीज, कॉमन इलिक आर्टरीज, राइट कॉमन इलिक आर्टरी, लेफ्ट कॉमन इलिक आर्टरी, उनके अंदर जाके बाइफरकेट हो जाता है, ठीक है। लेकिन इससे ऊपर ऊपर तक हमने अयोटा के स्ट्रक्चर, क्योंकि एक ही ब्लड वेसल है ना, ये देखो कितनी बड़ी एक ही ब्लड वेसल आ रही है, लेकिन वो डिफरेंट पोर्शंस के अंदर होती है, तो इसलिए कभी हम उसको असेंडिंग अयोटा कह रहे होते हैं, कभी हम उसको डिसेंडिंग अयोटा कह रहे होते हैं, और असेंडिंग और डिसेंडिंग अयोटा को हम थोरैसिक अयोटा भी कहते होते हैं, ठीक है। जब वो डायफ्राम को क्रॉस करके आपके एब्डोमेन में चली जाए, फिर हमने उसको एब्डोमिनल अयोटा कहना होता है, ठीक है जी। तो ये चीज आपने यहाँ पर याद रखनी है। इसी की बेस के ऊपर आपका जो अयोटिक एनोरिज्म है ना, हम इसको दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। कितनी टाइप्स में डिवाइड करते हैं बच्चों? दो टाइप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। पहली टाइप है सर थोरैसिक अयोटिक एनोरिज्म। पहली कौन सी टाइप है? थोरैसिक अयोटिक यहाँ पर अयोटिक, पहली टाइप है थोरैसिक अयोटिक एनोरिज्म, कि अगर हमारे पास जो थोरैक्स के अंदर या जिसको हम थोरैसिक अयोटा कह रहे हैं वहां पर एनोरिज्म बनेगी, तो उसको हम थोरैसिक अयोटिक एनोरिज्म कहेंगे, ठीक है। और दूसरी हमारे पास अगर एब्डोमिनल अयोटा के अंदर एनोरिज्म बनते हैं, तो उसको हम कहते हैं एब्डोमिनल अयोटिक एनोरिज्म, और बहुत कॉमन है ये वाली जो चीज है ना, एब्डोमिनल। और इससे क्वेश्चन भी बढ़ जाते हैं, एब्डोमिनल अयोटिक, सर्जरी के अंदर भी इसके क्वेश्चन भी हैं, मेडिसिन के अंदर भी इसके क्वेश्चन हैं, कि कब आपने एनोरिज्म की सर्जरी वगैरह करनी होगी, ठीक है। तो दो टाइप्स आपने याद रखनी है आयोटिक एनोरिज्म की, एक है सर थोरैसिक अयोटिक एनोरिज्म, और दूसरी हमारे पास है एब्डोमिनल अयोटिक एनोरिज्म, ठीक है। अब अगर यहाँ पर आप नोटिस करो ना, तो ये एनोरिज्म कहीं पर भी बन सकती है इस पूरे एरिया के अंदर, क्योंकि ये सारी टेरिटरीज की है, ये पूरे अयोटा वाली टेरिटरीज की है। ये असेंडिंग अयोटा में ये आपके पास अयोटिक वॉल्व है, अयोटिक, ये इसके करीब भी बन सकती है, और जब ये इसके करीब बनती है तो फिर बड़ी मतलब के बंदे को खतरनाक सिम्टम्स आती हैं। ये हमारे पास डिसेंडिंग अयोटा, यहाँ पर भी हमारे पास ये एनोरिज्म बन सकती है, ठीक है। तो मैं फिर बात बताने का मकसद ये है कि भाई ये पूरी टेरिटरी इसकी है, तो ये एनोरिज्म कहीं पर भी हो सकती है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि सर थोरैसिक आयोटिक एनोरिज्म के क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं, ये क्यों बनती हैं, और इसके बनने की वजह से क्या सिम्टम आ सकते हैं, और बाद में अगर ये हमारे पास एनोरिज्म रप्चर हो जाए तो उसकी वजह से पेशेंट के अंदर क्या सिम्टम्स आ सकते हैं। तो हम एक एक करके इनको जरा डिस्कस करते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं थोरैसिक आयोटिक एनोरिज्म को। थोरैसिक आयोटिक एनोरिज्म, तो थोरैसिस, कम ऑन, सबसे पहले तो भाई हमने ये बात करनी कि सर जो थोरैसिक अयोटिक एनोरिज्म, आपको समझ आ गई ना, सेंडिंग अयोटा और डिसेंडिंग अयोटा में कहीं पर भी एनोरिज्म हो जाए तो उसको हम थोरैसिक अयोटिक एनोरिज्म कहते हैं। थोरैसिक अयोटिक एनोरिज्म की वजह से सर पेशेंट को सिम्टम्स आ सकते हैं या नहीं आ सकते? देखो बच्चों, मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर ना ये पेशेंट होते हैं एसिम्टोमेटिक, एसिम्टोमेटिक मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर, मतलब एनोरिज्म बनी होती है, ब्लड वेसल डायलेट की होती है, लेकिन उनको कुछ सिम्टम नहीं आती, ठीक है। लेकिन कुछ केसेस के अंदर ना पेशेंट्स को बड़ी सीवियर सिम्टम्स आती हैं, जैसा कि देखो, अगर ये एनोरिज्म, जो जो कि डायलेशन है, ये हमारे पास यहाँ पर बन जाए, अयोटिक वॉल के पास बन जाए, जो अयोटिक वॉल की जो रूट है ना, ये नीचे वाली बिल्कुल जो इसकी जड़ है अयोटिक वॉल की, अगर वहां पर डायलेशन हो जाए ना ब्लड वेसल की, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका जो अयोटिक वॉल्व है ना क्लोज नहीं होता। और जब अयोटिक वॉल्व क्लोज नहीं होता, तो मैं कह सकता हूँ सर इस पेशेंट के अंदर अयोटिक रिगर्गिटेशन हो सकती है, इस पेशेंट के अंदर अयोटिक रिगर्गिटेशन हो सकती है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले जो हमने केस डिस्कस किया है सर, कि हमारे पास पेशेंट मोस्टली क्या होते हैं, एसिम्टोमेटिक होते हैं, ठीक है। फिर हमने बात की कि सर
अगर इसकी लोकेशन कहाँ पर होती है, जहां पर आयोटिक वॉल्व की रूट होती है ना, मतलब जहां पर आयोटिक वॉल्व हमारे पास क्लोज हो रहा होता है, अगर उस एरिया के अंदर कहीं पर डायलेशन हो जाए ना आयोटिक वॉल्व वाले एरिया की, तो उसकी वजह से आयोटिक वॉल्व प्रॉपरली क्लोज नहीं हो सकता। जब वो प्रॉपरली क्लोज नहीं होता तो उस पेशेंट में हमें आयोटिक रिगर्गिटेशन वाली सिम्टम्स नजर आती है। ठीक है। अब जो तीसरी हमारे पास मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर तो ये एसिम्टोमेटिक है, लेकिन जब बच्चों ये आपकी एनोरिज्म, चूंकि ये वीक होती है ना, आपकी वॉल का ये वाला ये एरिया वीक होता है, तो अगर किसी पेशेंट के अंदर इंजाइटी या डिप्रेशन या ब्लड प्रेशर इंक्रीज या सॉल्ट इनटेक ज्यादा कर ले वो बंदा, या उसके अंदर फियोक्रोमोसाइटोमा है, या उसके अंदर प्राइमरी इडियोपैथिक हाइपरटेंशन है, या सेकेंडरी हाइपरटेंशन, वट एवर द रीजन, अगर उसमें एनोरिज्म बनी है और एनोरिज्म बनने के बाद किसी भी रीजन की वजह से अगर उसका ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है और उस वीक वॉल के ऊपर वो ज्यादा प्रेशर लगेगा, तो आपकी वो जो वीक वॉल है उसका क्या होने का रिस्क है सर? उसके डाइसेक्ट होने का रिस्क है, उसके रप्चर होने का रिस्क ज्यादा हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूं, लेट्स सपोज ये आपके पास क्या बनी हुई है सर? एनोरिज्म। और अब एक पेशेंट है, लेट्स सपोज मैं स्टूडेंट की एग्जांपल ले लेता हूँ। स्टूडेंट को सर एग्जाम की वजह से ना उसकी बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा ज्यादा सिंपैथेटिक नर्वस स्ट्रेस है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ और उसका ब्लड प्रेशर क्या हो गया? इंक्रीज। जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ तो यही जो एनोरिज्म है ये क्या हो जाती है? रप्चर हो जाती है। जब ये रप्चर होगी तो पेशेंट को क्या होगा सर? उसको फिर डायसेक्शन हो जाएगी, और इस डायसेक्शन की वजह से पेशेंट को क्या सिम्टम आ सकते हैं अगर उसका अयोटा रप्चर हो जाए? सर अगर वो थोरेसिक अयोटा के अंदर है तो पेशेंट को शार्प चेस्ट पेन होगी, बहुत सीवियर मतलब पेन होती है चेस्ट में, तो जिसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं शार्प चेस्ट पेन। पेशेंट को शार्प चेस्ट पेन होगी, पेशेंट को पसीना मतलब डायाफोरेसिस होगी। ठीक है। और उसके बाद पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, जिसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं हाइपोटेंशन। लेकिन हाइपोटेंशन के लिए ना एक चीज बहुत जरूरी है कि जो उसका रप्चर है, जो उसका रप्चर हुआ है एनोरिज्म के बाद, वो रप्चर इन लार्ज होना चाहिए, मतलब काफी बड़ा सारा रप्चर होना चाहिए। तो क्योंकि अगर ज्यादा बड़ा रप्चर होगा फिर ही ज्यादा ब्लड का लॉस होगा ना, और जब ज्यादा ब्लड का लॉस होगा तो पेशेंट के अंदर हाइपोवोलीमिया हो जाएगा, और उस पेशेंट के अंदर हमें हाइपोटेंशन मिलेगी। ठीक है। तो बच्चों मैंने ये तीन कैटेगरीज जो इसकी सिम्टोमेटिक है ये आपके साथ डिस्कस की है कि सर मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर ये सिम्टोमेटिक होते हैं, और अगर इसकी लोकेशन हो जाए एओर्टिक वॉल के ऊपर तो एओर्टिक रिगर्गिटेशन हो, और आप सबको एओर्टिक रिगर्गिटेशन की सिम्टम्स का पता है। तीसरा मैंने कहा कि अगर ये जो आपके पास बैलून लाइक स्ट्रक्चर अगर इसका रप्चर हो जाए, थोरेसिक अयूटा में रप्चर हो जाए, तो वहां पर हमारे पास पेशेंट में शार्प चेस्ट पेन, डायफोर्सिस मतलब पसीना बहुत आना शुरू हो जाता है, और उसका ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है? ड्रॉप हो जाता है। इस तरह की सिम्टम आना शुरू हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि सर ये जो हमारे पास मतलब कि एनोरिज्म बनी है इसका रिस्क फैक्टर क्या था? कि मतलब ऐसा क्या रीजंस हैं, ऐसे कौन कौन से रिस्क रिस्क हैं जो हमारे पास एनोरिज्म के बनने के चांस को क्या कर देते हैं? इंक्रीज कर देते हैं। अब इसमें आपने रट्टा नहीं लगाना, इसमें आपने बात को समझना है कि एनोरिज्म एक्चुअली में बन क्यों रहा होता है। एनोरिज्म इसलिए बनता है ना कि सर जो पेशेंट की वॉल होती है, जो उसकी ब्लड वेसल की वॉल होती है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्लड वेसल की जो वॉल होती है ना वो वीक हो जाती है। जब ब्लड वेसल की वॉल वीक होती है तो उसके डायलेट होने का या बैलून लाइक स्ट्रक्चर बनाने का जो रिस्क होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ब्लड वेसल वॉल वीक, डायलेटेड इजीली। ठीक है। अब जो इसके रिस्क फैक्टर क्या होंगे सर? ऐसे तमाम इसके रिस्क फैक्टर्स होंगे जो इसकी ब्लड वेसल की वॉल को क्या कर सकते हैं? वीक करेंगे। जो इसकी ब्लड वेसल की वॉल को क्या करेंगे? वीक करेंगे। अब देखिए मैं इसके लिए ना आपको एक दफा हमने इसका स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं ब्लड वेसल का दोबारा फिर। सर हमें पता है कि इसकी सबसे अंदर क्या होती है? ट्यूनिका एंटीमा होती है। ट्यूनिका एंटीमा। इस ट्यूनिका एंटीमा के अंदर क्या होते हैं सर? एंडोथीलियल सेल्स होते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं ट्यूनिका एंटीमा। अब बच्चों यही देखो ना, ये छोटी छोटी बातें हैं, फिर जब ये एग्जाम्स के अंदर या क्वेश्चन के अंदर पूछी जाती है फिर आप इसको इग्नोर कर देते हो, तो बार बार प्रैक्टिस किया करो। ये कॉमन, मैंने देखो 70 दफा ये वाले वर्ड यूज किए हैं, तो आई होप तो आपको ये चीजें भूलनी नहीं चाहिए। अब देखें ये आपका जितना अच्छा ये एनाटॉमी होती जाएगी ना, आपकी हिस्टोलॉजी होती जाएगी। यही जो ब्लड वैसे जब मैं हिमाटोलॉजी में आपको पढ़ाऊंगा ना,
तो अब फिर हम एक एंडोथीलियल सेल्स के ऊपर देखना कितनी सारी बातें करते हैं। सिर्फ एक एंडोथीलिया, अभी तुम सब ट्यूनिका एंटीमा पढ़ रही है ना, उसके बाद फिर हम एक सेल को एंडोथीलियल सेल्स के अंदर इतनी बातें हम करेंगे ना, मतलब एंडोथेलियल सेल्स के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, और हमारे पास हीमोस्टेसिस कैसे होती है, प्राइमरी हीमोस्टेसिस कैसे होती है, इसके अंदर फैक्टर 8 कहाँ से आता है, एंडोथिलिन कैसे रिलीज होती है, प्रोस्टासाइक्लिन कैसे रिलीज होता है, तो वी विल डिस्कस ऑल दोस थिंग्स। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका एडवेंटिशिया, ठीक है। और ये दरमियान वाली है जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए, वो है ट्यूनिका मीडिया। ये 3 लेयर होती हैं आपकी ब्लड वेसल की वॉल की। अब बच्चों पहली बात तो ये है कि सर ये हमारे पास 3 ब्लड वेसल्स हैं, तो यहाँ पर बैलून लाइक स्ट्रक्चर बन कैसे सकता है। देखो मैंने आपको एक बात की थी कि जो आपकी सबसे मजबूत लेयर होती है ब्लड वेसल की, वो कौन सी होती है सर, वो ट्यूनिका मीडिया होती है। जो मस्कुलर लेयर होती है वो सबसे ज्यादा वीक होती है, ठीक है। और अगर हम किसी भी रीजन की वजह से इस ट्यूनिका मीडिया को वीक कर देंगे ना, तो उसकी वजह से फिर हमारे पास यहाँ से डायलेशन करना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। डायलेशन करना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। अगर आपकी जो सबसे मेन ब्लड वेसल की लेयर की वॉल का स्ट्रक्चर कौन सा, ट्यूनिका मीडिया, अगर ट्यूनिका मीडिया किसी भी रीजन की वजह से वीक होता है ना बच्चों, तो उस पेशेंट के अंदर ये एनोरिज्म बनना क्या होता है, इंतहाई आसान हो जाता है, ठीक है। अब सर कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो ट्यूनिका मीडिया को वीक कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये फैक्टर्स आपने याद रखने हैं। सबसे पहला जो फैक्टर है दैट इज अ क्रॉनिक हाइपरटेंशन। क्रॉनिक हाइपर टेंशन, कि सर एक पेशेंट है मेरे पास, उसको को पिछले हमारे पास लेट्स मोर देन 5 इयर्स, मतलब 5 सालों से जो उसका ब्लड प्रेशर है वो मोर देन 140 बटा मतलब 90, या 180 बटा 180 बटा 120, मतलब कि कंटिन्यूसली जो इसका ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज आ रहा है। वो बंदा अपने ब्लड प्रेशर को ज्यादा कंट्रोल नहीं करता, ठीक है। या अगर जो उसकी एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन है वो उसके साथ नॉन कंप्लाइंट है, और ये तमाम वर्ड्स हैं जो आपके क्वेश्चंस के अंदर यूज होते हैं, नॉन कंप्लाइंस विद द मेडिकेशन, क्रोनिक हिस्ट्री है, तो ये सारी बातें आपने यहाँ पर याद रखनी है। तो अगर हाइपरटेंशन का पेशेंट है, तो जो उसकी ट्यूनिका मीडिया है ये क्या होती है सर, ये वीक हो जाती है, क्योंकि बार बार उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर लग रहा होता है। और जब ये वीक होती है तो वहां पर बैलूनिंग का या डायलिटेशन का जो रिस्क होता है वो इंक्रीज हो जाता है बच्चों। इसीलिए अभी मुझे कल भी किसी कोई स्टूडेंट बता रहा था कि सर मेरे मतलब उनका कोई रिलेटिव था कि उनके अंदर क्या हुआ, उनको हाइपरटेंशन की वजह से हेमरेज हुआ, मतलब कि हमारे पास हेमरेजिक स्ट्रोक हुआ है उनको। तो इसलिए हाइपरटेंशन को कंट्रोल आपने जरूर करना होता है। मैं अक्सर कहता होता कि हाइपरटेंशन हमारे पास डेंजरस नहीं है, हाइपरटेंशन की कॉम्प्लिकेशंस आपके लिए डेंजरस। डायबिटीज मेलाइटिस आपके लिए डेंजरस नहीं है, डायबिटीज मेलाइटिस की जो कॉम्प्लिकेशंस है वो आपके लिए डेंजरस होती हैं। तो हम ग्लूकोज को क्यों कंट्रोल करते हैं, ताकि भाईजान इसकी हाइपरग्लाइसीमिया की पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस ना आए। हाइपरटेंशन क्यों कंट्रोल करते हैं, क्योंकि भाई इसकी कॉम्प्लिकेशंस ना आए, अयोर्टिक हैमरेज ना हो जाए, हमारे पास सेरिब्रल हैमरेज ना हो जाए, अयोर्टिक डाइसेक्शन ना हो जाए, ब्लड वेसल्स वीक ना हो जाए, पेशेंट के अंदर जो उसकी स्टिफनेस है ब्लड वेसल्स की वो ना इंक्रीज हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर भी पेशेंट की हाइपरटेंशन वाले पेशेंट के अंदर अयोर्टिक वॉल्स वीक होती हैं, और उनकी वीक होने की वजह से वहां पर बैलूनिंग हो सकती है, ठीक है बच्चों। दूसरा रिस्क जो हमारे पास है डेट इज द मार्फन सिंड्रोम। मार्फन सिंड्रोम, अब आपको पता है मार्फन सिंड्रोम के अंदर क्या होता है सर, मार्फन सिंड्रोम के अंदर हमारे पास जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, और आपकी ये जो ब्लड वेसल की सबसे आउटर लेयर है ये कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है। और मार्फन सिंड्रोम जो हम बायोकेमिस्ट्री में बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे, इसके अंदर क्या होता है सर, कनेक्टिव टिश्यू ये डिसऑर्डर है, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर। असल में इंशाल्लाह जब मैं वहां पर आपको पढ़ाऊंगा ना तो आपको दिखाऊंगा कि जो आपकी ब्लड वेसल्स के इर्द गिर्द जो इलास्टिन प्रोटीन होती है ना, मार्फन सिंड्रोम वाले पेशेंट के अंदर इलास्टिन प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है। जब इलास्टिन प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है तो उसकी ब्लड वेसल्स की इलास्टिसिटी कम हो जाती है। जब इलास्टिसिटी कम होती है तो वो हमारे पास हार्ड हो जाती है, स्टिफ हो जाती है। और जो आपको पता है अगर वो स्टिफ हो जाएंगी, उनकी इलास्टिसिटी कम हो जाएगी, तो उन ब्लड वेसल्स के रप्चर का, उनके अंदर एनोरिज्म का रिस्क क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है।
अभी जो मैं आपको बता रहा था ना थोड़ी देर पहले कि हमारा एक कोलीग भी था, अल्लाह उसको जन्नत में आला मुकाम दे, बहुत अच्छा लड़का था वो, तो वो पेशेंट के अंदर था मार्फन सिंड्रोम ही था उसके अंदर। और मार्फन सिंड्रोम के अंदर की वजह से क्या हुआ, उसकी ब्लड वेसल्स वीक थी। और उसकी वीकनेस की वजह से क्या हुआ कि मतलब कि उसने कोई प्रॉपरली फॉलो अप नहीं रखा, या मतलब कि हॉस्पिटल्स वाले भी क्या करते हैं कि यार मार्फन सिंड्रोम का पेशेंट है, आगे इसके अंदर जो लाइबिलिटी है वो कम है, तो वो उसके ऊपर कोई एज इट ना, मतलब कि जो गवर्नमेंट वाले हैं, कोई इतना फोकस नहीं करते होते कि इसका लाइफ स्पैन आगे उतना ज्यादा नहीं होता, क्योंकि कोई ना कोई प्रॉब्लम इसके अंदर जरूर डेवलप हो जानी है। अब उस बेचारे के साथ क्या हुआ कि वो मार्फन सिंड्रोम का पेशेंट था, ब्लड वेसल्स उसकी वीक थी, वट एवर द रीजन, कि वही मैं आपको कह रहा हूँ कि स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल के स्टूडेंट्स हमारे, हमें पैनिक अटैक्स, नींद ना आना, उसके बाद इंजाइटी, डिप्रेशन, ये तो आम चीजें। तो इसमें से कोई एक फैक्टर उसको हुआ होगा, आई थिंक सो, और उस फैक्टर की वजह से उसका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ होगा, उसकी ब्लड वेसल्स के प्रेशर ज्यादा लगा होगा, जिसकी वजह से उस पेशेंट के अंदर क्या हुई है, अयोर्टिक डायसेक्शन, असेंडिंग अयोर्टा की अयोर्टिक डायसेक्शन हुई है। अब आप कहेंगे कि सर अयोर्टिक डायसेक्शन की वजह से उसकी डेथ कैसे होगी बच्चे। उसकी जो डेथ का रीजन बताया जाता है ना, और जो मोस्टली अयोर्टिक डायसेक्शन वाले पेशेंट्स के अंदर देखा भी जाता है, वो होती है पेरिकार्डियल एफ्यूजन। मतलब ऊपर से अयोटा रप्चर हुआ, देखें लेट्स सपोज यहाँ से अयोटा रप्चर हुआ, और इधर से ये ब्लड क्या करता है, ये ड्रेन करता रहता है, निकलता रहता है। और ये ब्लड पता कहाँ पर जाता है, आपके हार्ट की जो आउटर लेयर है ना, पेरिकार्डियम, ये ब्लड वहां पर जाके डिपॉजिट होता है। ये ब्लड वहां पर डिपॉजिट होगा, अगर ज्यादा अमाउंट के अंदर डिपॉजिट होगा तो आपके राइट और राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल दोनों को कंप्लीटली कंप्रेस कर देगा। जब कंप्लीटली कंप्रेस करेगा, जीरो वीनस रिटर्न, वेन एवर देर इज अ जीरो वीनस रिटर्न, देर इज अ जीरो कार्डिक आउटपुट। और अगर कार्डिक आउटपुट भाई जीरो, ब्रेन आपका उसी टाइम ब्रेन डेथ हो जाती है बंदे की। सो दैट्स द केस जो हमें उस पेशेंट के अंदर भी नजर आया था। एंड ये आपको सर पता है इस्केमिक तो स्ट्रोक आएगा उस पेशेंट को? जी जी, जी जी इस्कीमिक स्ट्रोक हो रहा है ना, क्योंकि आपके उसके, इसको हम ग्लोबल इस्कीमिया कहते हैं। इसके लिए जो हम वर्ड यूज करते होते हैं ना, कि अगर आपके हार्ट की कार्डिक आउटपुट कम हो रही है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं ग्लोबल इस्कीमिया। क्योंकि ना आपके बॉडी के किसी पार्ट को ऑक्सीजन मिलती है, और ना इवन तो आपके हार्ट को भी ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही, और आपके ब्रेन को भी ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही, और मतलब पूरे ब्रेन को ही नहीं ब्लड सप्लाई मिल रही। स्ट्रोक तो हम कहते हैं ना कि लेट्स सपोज, मतलब कि एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी का स्ट्रोक हो गया है, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी का स्ट्रोक हो गया है, मिडल सेरिब्रल आर्टरी का स्ट्रोक हो गया है, मतलब कुछ जो आपके ब्रेन के पार्ट्स हैं वो डैमेज होते हैं। लेकिन इस बंदे के अंदर जिसके अंदर कार्डिक आउटपुट कम हो जाती है ना, मतलब देखो कि मैं कह रहा हूँ कि जीरो हो गया लेट्स सपोज, ग्लोबल स्कीमिया, मतलब जीरो ब्लड सप्लाई जा रही है ब्रेन की तरफ, मतलब ब्रेन के किसी पार्ट को भी ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, तो उसकी वजह से पेशेंट की बहुत जल्दी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो वो जाहिर बात है स्कीमिया ही होगा, लेकिन ये ग्लोबल स्कीमिया, इसके लिए हम वर्ड यूज करते होते हैं, आपकी पैथोमा के अंदर ये लिखा हुआ वर्ड ग्लोबल स्कीमिया वाला। तो मार्फन सिंड्रोम की वजह से भी ब्लड वेसल्स वीक होती हैं, और उनकी वीक की वजह से एनोरिज्म भी होती है, और एनोरिज्म के बाद एओर्टिक डायसेक्शन भी हो सकती है, या डायरेक्टली डायसेक्शन भी हो सकती है अगर पेशेंट का सडनली बीपी वगैरह इंक्रीज होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि सर कोई और रीजन भी हो सकता है जिसकी वजह से थोरेसिक अयोर्टा के अंदर एनोरिज्म हो सकती है। तो सर द आंसर इज यस। हमने बात की थी कि सर जो पेशेंट होते हैं हमारे पास टर्नर सिंड्रोम के, कौन से पेशेंट, और ये टर्नर सिंड्रोम से इतनी ज्यादा, अब अगर आप नोटिस करो ना बच्चे, आप क्या पढ़ रहे हो यहाँ पर, आप यहाँ पर जिनेटिक्स को रिलेट कर रहे हो सीवीएस के अंदर साथ। जिनेटिक्स को हम सीवीएस के साथ रिलेट करें, ये टर्नर सिंड्रोम आपका क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, मार्फन सिंड्रोम आपका जेनेटिक डिसऑर्डर है, लेकिन उन बायोकेमिस्ट्री के टॉपिक्स को हम सीवीएस के साथ रिलेट कर रहे हैं। यही तो हमारे पास मतलब ब्यूटी है आपकी इस फर्स्ट एड की, कि जो हर चीज को यहाँ पर रिलेट कर देता है। फिर जब इससे क्वेश्चन जाते हैं ना मल्टी सिस्टमिक, तो फिर बंदा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन आपने चीजों को बच्चे साथ साथ रिलेट करना है। हाँ, टर्नर सिंड्रोम का पेशेंट है, सीवीएस के ऊपर क्या इफेक्ट हो सकता है, डाउन सिंड्रोम का पेशेंट है, सीवीएस के ऊपर क्या इफेक्ट हो सकता है, मार्फन सिंड्रोम का पेशेंट है, सीवीएस के ऊपर क्या इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, या हमारे पास फ्रेडरिक एटेक्सिया का पेशेंट है, तो उसमें डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी कैसे हो सकती है। फ्रेडरिक एटेक्सिया का पेशेंट है, उसके अंदर पेशेंट की डेथ किस तरह हो सकती है। पार्किंसन डिजीज का पेशेंट है, हार्ट कैसे इफेक्ट हो सकते हैं। बात सब समझ रहे? तो इस तरह मल्टीपल सिंड्रोम्स और डिजीजेस को आपने एक दूसरे से जब आप रिलेट करना सीख जाओगे ना इंशाल्लाह,
फिर आपको दुनिया का कोई टेस्ट भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा। अब देखो, इंशाल्लाह जैसे इंशाल्लाह। टर्नर सिंड्रोम का पेशेंट है। अब टर्नर सिंड्रोम वाले पेशेंट के अंदर क्या होता है, हमने देखा हुआ सर, ये मोस्टली फीमेल होती है। और इसके अंदर मसला क्या होता है सर, मसला इसके अंदर होता है 45 0x, मतलब इसका एक क्रोमोसोम कम होता है। इसके अलावा हमने कहा सर, जो मोस्टली हमें सिम्टम्स इस पेशेंट के अंदर नजर आती है वो कौन कौन सी होती है, वो सर इनफर्टिलिटी होती है इस पेशेंट के अंदर, एक तो इनफर्टिलिटी, एमिनोरिया पहले होता है, फिर इनफर्टिलिटी है। इसके अलावा जो सिस्टम्स के साथ रिलेटेड है वो है, आपको इस पेशेंट में हॉर्स शू किडनी नजर आती है, हॉर्स शू किडनी। 45 ईयर ओल्ड, नीचे ओ एक्स का क्या मतलब है? 45 ईयर ओल्ड नहीं है, इसका जो क्रोमोसोम होता है ना, मतलब कि जो 45 क्रोमोसोम इसके अंदर होते हैं, 46 एब्सेंट होता है। मतलब एक 0x का मतलब है कि एक एब्सेंट, नॉर्मली तो ऐसे होता है ना XX, ये है 0x, मतलब इसका एक क्रोमोसोम एब्सेंट होता है। क्या समझा? हॉर्शू किडनी है। उसके बाद सर हमें इस पेशेंट के अंदर नजर आती है अयोटिक एनोरिज्म, अयोटिक एनोरिज्म, ठीक है। इसके अलावा हमें इस पेशेंट के अंदर क्वार्कटेशन ऑफ अयोटा भी नजर आती है, जो आपका पेशेंट होता है टर्नर सिंड्रोम का। तो ये तीन चीजें आपने कभी नहीं भूलने, ये आपके 3 से 4 MCQs हैं यू वर्ल्ड के भी, और वैसे भी कंसेप्ट हैं ये बहुत अच्छे। क्वार्कटेशन ऑफ अयोटा, इनफर्टिलिटी, हॉर्सशू किडनी एंड अयोटिक एनोरिज्म आपको किस पेशेंट में नजर आती है सर? टर्नर सिंड्रोम वाले पेशेंट के अंदर हमें ये चीजें नजर आती है, ठीक है जी। ये बातें आपने क्या रखनी है, यहाँ पर याद रखनी है। अब मैं आपको ऐसा मजे का चीज बताने लगा हूं ना, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट। देखो आपकी जो ब्लड वेसल्स है ना, आपकी ब्लड वेसल्स को भी ब्लड की सप्लाई की जरूरत होती है। आज भी एग्री विद मी? आपकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, इनको भी जिंदा रहने के लिए ब्लड की जरूरत होती है। अब आप कहेंगे सर, ब्लड वेसल्स के अंदर तो पहले ही ब्लड होता है, तो इनको ब्लड सप्लाई की कैसे जरूरत होगी? और अगर हम ब्लड सप्लाई की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई ब्लड वेसल्स होंगी जो इसको ब्लड सप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर है जी यस। आपकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, आपकी ब्लड वेसल्स को भी ब्लड सप्लाई की जरूरत होती है, और इनको ब्लड सप्लाई करती हैं छोटी छोटी ब्लड वेसल्स। और वो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स को क्या कहते हैं जी, जल्दी जल्दी मुझे बता दें। कि जो आपकी छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं, जो आपकी ब्लड वेसल्स की वॉल को, ये देखो आपकी ये अयोटा है ना, देखो ये ब्लड जा रहा है, ये ब्लड जा रहा है। और लेकिन जो इसकी वॉल्स हैं, इसकी वॉल्स को तो ब्लड नहीं ना मिल रहा, ये जो ट्यूनिका मीडिया या ट्यूनिका एडवेंटिशिया, इसको तो ब्लड नहीं मिल रहा बच्चे, इसको ब्लड देती है वैजा वैजोरम। जैसा यहाँ पर असलान भाई ने अपना ब्रिलियंट नॉलेज हमारे साथ शेयर किया, कि यहाँ पर छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं जो आपकी ब्लड वेसल की वॉल को ब्लड सप्लाई करती हैं बच्चों, ठीक है। अब अगर ये ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज होगी, तो सर इसका मतलब है कि आपकी ब्लड वेसल की वॉल को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी। और अगर आपकी ब्लड वेसल की वॉल को ब्लड सप्लाई ना मिलेगी, तो मैं कह सकता हूं सर कि उसकी नेक्रोसिस होना शुरू हो जाएगी, वो ब्लड वेसल हमारे पास वीक होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स हैं, जिनको हम वैजा वैजोरम कहते हैं, वैजा वैजोरम, वैजा वैजोरम क्या करती हैं सर? दीज आर द स्मॉल कैपिलरीज दैट सप्लाई द ब्लड सप्लाई टू द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, जो लार्ज ब्लड वेसल्स होते हैं, जैसे हमने अयोटा की बात की, ठीक है। तो अगर सर किसी भी डिजीज के अंदर ये छोटी छोटी कैपिलरीज हैं, जिसको हम वैसा वैजोरम कह रहे हैं, ये अफेक्टेड होती हैं, इसका मतलब है कि सर उसकी वॉल को ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही। तो सर कौन सी ऐसी डिजीज होती है जिसके अंदर ये छोटी छोटी वैसा वैजोरम अफेक्टेड होती हैं? So the answer is the tertiary syphilis. Oh my God. Tertiary syphilis. टर्शरी सिफिलिस का जो बैक्टीरिया होता है, वो बैक्टीरिया क्या करता है, इन वैजोवैजरम को आके डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, इनके अंदर एंड आर्थराइटिस काज करवा देता है, मतलब यहाँ पर इनकी ब्रेकडाउन करवा के इन्फ्लामेशन काज कर देते हैं। जब आपके पास इन ब्लड वेसल्स को वो डिस्ट्रॉय करता है, ये छोटी छोटी कैपिलरीज को, इसका सिफिलिस बैक्टीरिया जब इसको डिस्ट्रॉय कर देगा, आपकी बॉल क्या हो जाएगी सर? इसको ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी। जब इसको ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, तो ये क्या हो जाएगी सर? वीक हो जाएगी। और जब ये वीक हो गई, तो इसके अंदर एनोरिज्म का रिस्क क्या हो जाता है? इंक्रीज होगा। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? क्वेश्चन इस तरह पूछा जाएगा कि सर,
देर इज अ बॉय 19 years old, 19 साल का लड़का है। उसने क्या किया था को आज से 6 month पहले अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया था, या अनप्रोटेक्टेड अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स किया था। और उसके करने के बाद लेट्स सपोज उसने अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया था अननोन फीमेल के साथ, ठीक है, हो सकता है उसकी वजह से उसको क्या हुआ, सिफिलिस बैक्टीरिया उसकी बॉडी के अंदर एंटर हो गया हो सेक्सुअल को, क्योंकि जो जो ज्यादातर हमारे पास जो सिफिलिस फैलती है कैसे फैलती है, सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलती है, और अनप्रोटेक्टेड का वर्ड यूज करते हैं आपके लिए। उस बंदे के अंदर वो बाइट सिफिलिस का बैक्टीरिया आ गया। जब उसकी बॉडी के अंदर वो आ गया, फिर इसकी ना 3 स्टेजेस होती हैं वैसे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। आई एम नॉट गोइंग टूवर्ड्स द प्राइमरी के, उसके वहां पर जो पीनस है वहां पर डिफरेंट टाइप्स के लेंस होना शुरू हो जाएगी। आई एम नॉट गोइंग टूवर्ड्स सेकेंडरी सिफिलिस, जिसके अंदर उसकी स्किन के ऊपर रैशेस बनना शुरू हो जाते हैं। आई एम गोइंग टूवर्ड्स द टर्सरी सिफिलिस, जो आपको 6 month सर या पेशेंट को वन। गनोरिया होगा? गनोरिया हमारे पास डिफरेंट बैक्टीरिया से होता है, वो होता है नजीरिया गनोरिया से, समझ रहे? गनोरिया इज समथिंग डिफरेंट। वो हमारे पास जो नाइजीरिया गनोरिया बैक्टीरिया होता है ना, उसकी वजह से होता है। और वो भी बिल्कुल, वो भी सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से होता है, वो भी अनप्रोटेक्टेड सेक्स से होता है, ठीक है। और लेकिन उसके अंदर ओके। पेशेंट को गनोरिया डिजीज होती है, मतलब उसके पीनस से वाइटिश डिस्चार्ज निकलता है, समझ रहे? बट दैट इज डिफरेंट। ये क्या है, इसकी 3 टाइप्स होती हैं। पहली हमारे पास होती है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। ये जो टर्सरी होती है ना, टर्सरी सिफिलिस की वजह से, क्योंकि ये हमारे पास अब क्रॉनिक हो चुका है वो बैक्टीरिया, वो आपकी बॉडी के अंदर गुम्मास का एक वर्ड हम इसके लिए यूज करते हैं कि स्किन के ऊपर गुम्मास बन जाएंगे। इसके अंदर हमारे पास न्यूरोलॉजिकल सिफिलिस हो जाएगा, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आना शुरू हो जाती हैं। और तीसरा पेशेंट के अंदर टर्सरी सिफिलिस हो सकता है, या मतलब कि आयोटिक एनोरिज्म का रिस्क भी इंक्रीज होता है। बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि ये चीज कैसे पॉसिबल हो सकती है, मतलब उसके आयोटा के अंदर एनोरिज्म एक बैक्टीरिया की वजह से बन गया। तो मैं ये कह रहा हूँ वो बैक्टीरिया इन वेजोराम की डिस्ट्रक्शन करवाता है। जब इनकी वो डिस्ट्रक्शन करवाता है, ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज हो जाती है ब्लड वेसल की। जब उसकी ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज हो जाती है, ब्लड वेसल वीक हो जाती है। जब उसकी वॉल वीक हो जाएगी तो वहां पर एनोरिज्म का जो रिस्क होता है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये जो रिस्क फैक्टर थे, हाइपरटेंशन, मार्फन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम एंड टर्सरी सिफिलिस, दीज कैन कॉज द थोरेसिक एनोरिज्म, या जिसको हम कहते हैं अयोटिक एनोरिज्म, चलिए हम कह लेते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली थोरेसिक अयोटिक एनोरिज्म, ठीक है। तो ये 4 चीजें आपने कभी भी नहीं भूलनी। पर ये बाइकस्पिड एयोटिक वेल भी लिखा हुआ है, तो भाई इसकी वजह से कैसे हो सकता है? ब्रदर, बाइकस्पिड अयोटिक वाल्व वो आपको टर्नर सिंड्रोम का हवाला दे रहे हैं, कि जैसे टर्नर ओके सिंड्रोम के ओके अंदर क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम में बाइकस्पिड वाल्व होता है कि नहीं होता? जी। सर वो उसी का ही आपको बता रहे हैं, परेशान नहीं होना आपने। अब आते हैं सर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज एब्डोमिनल अयोर्टिक एन्युरिज्म। एब्डोमिनल अयोर्टिक एन्युरिज्म। और ये जब आप उसके अंदर मेडिसिन और सर्जरी के अंदर जाओगे ना, आपको पता चलेगा, ये बार बार आपको तंग करेगा, एब्डोमिनल अयोर्टिक एन्युरिज्म। एब्डोमिनल अयोर्टिक एन्युरिज्म का सर सिंपल सी बात है कि एब्डोमिनल अयोर्टिक एन्युरिज्म का क्या मतलब है, कि अगर हमारे पास जो एब्डोमिनल अयोर्टा है वहां पर एनोरिज्म हो जाए तो उसको हम एब्डोमिनल अयोर्टिक एन्युरिज्म कहते हैं। सर लेकिन ट्विस्ट कहाँ पर है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप हमें कोई ना कोई ट्विस्ट बताएंगे, सो द ट्विस्ट इज हियर। ट्विस्ट ये है, द लोकेशन ऑफ एब्डोमिनल अयोर्टिक एनोरिज्म, लोकेशन ऑफ एब्डोमिनल अयोर्टिक एनोरिज्म। अब मैंने आप लोगों के सामने क्या ड्रा किया सर, आपने ब्यूटीफुल किडनीज ड्रा की, दीज आर द किडनीज। ये क्या है सर, एब्डोमिनल अयोर्टिक एनोरिज्म। इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको मैंने बतानी है ना, वो सिंपल सी बात ये है कि ये है आपकी रीनल आर्टरी। कौन सी आर्टरी है, रीनल आर्टरी। अच्छा, अगर आपकी किडनी की ट्रांसप्लांटेशन करवानी हो तो कौन सी हम किडनी को लेते होते हैं, लेफ्ट किडनी को लेते हैं या राइट किडनी को लेते हैं? लेट्स सपोज मैंने आपकी किडनी एक रिमूव करनी है, क्यों मैडम लेफ्ट साइड की किडनी क्यों लेंगे? मतलब आपकी हमने किडनी, क्योंकि एक बंदा एक किडनी के ऊपर जिंदा रह सकता है ना, तो हम, मैडम ने कहा कि लेफ्ट साइड की किडनी सर हम लेते हैं, तो लेफ्ट साइड की किडनी क्यों लेते हैं, व्हाई नॉट? विच लॉन्ग वेसल?
बच्चे इसकी क्योंकि सर ये वो ड्रैकुलस में क्या कहते हैं, ड्रेन नहीं होता इंफीरियर वेन के बाद, तो इसलिए क्योंकि जी जो जी जी राइट वाला वो डायरेक्ट ड्रेन करता है इंफीरियर वेन के बाद। ब्रदर, ये भी डायरेक्ट ट्रेन करता है, लेकिन इसका रीजन ये होता है कि यहाँ पर जो इंफीरियर वेना केवा होती है ना, अब इसने ये सारा, इसके पास जो रीनल वेन होती है ना, वो बहुत लंबी सारी होती है। यहाँ पर देखो, वो जो आप बात कर रहे हैं ना, वो आप जो वेरिकोसील की बात कर रहे हो, वो वेरिकोसील का कंसेप्ट होता है। तो यहाँ पर ना इसकी लार्ज रीनल वेन होती है, तो इसलिए हमें लेफ्ट साइड की किडनी को ना, क्योंकि हमारे पास काफी ब्लड का स्ट्रक्चर काफी बड़ा है, तो हम यहाँ से कट लगा सकते हैं, यहाँ पर यहाँ से लगा सकते हैं। लेकिन राइट साइड के देखो, ये छोटा सा सिर्फ इतना सा पोर्शन है, तो ब्लड वेसल आपके पास जो इंफीरियर वेना केवा है वो इंजर ना हो जाए, इसलिए हम ज्यादातर लेफ्ट साइड की तरफ अप्रोच करते हैं। इट्स इजी टू अप्रोच। लेकिन हम अपनी बात करते हैं सर, एब्डोमिनल अयोटिक एनोरिज्म, जहां पर हमारे पास रीनल आर्टरी, जहां पर आपके पास रीनल आर्टरी होती है ना, इसके बिल्कुल नीचे, यहाँ पर जिस एरिया से रीनल आर्टरी निकलती है, इसके बिल्कुल नीचे इस एरिया के अंदर एब्डोमिनल एयोटिक एनोरिज्म का जो रिस्क होता है वो सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, अगर एनोरिज्म बनने की ज्यादातर ज्यादातर वो हमारे पास जहां से रीनल आर्टरी निकलती है उसके नीचे से निकलती है। ठीक है जी। अब आते हैं कि सर, जो हमारे पास एब्डोमिनल एयोटिक एनोरिज्म है, इसके जरा जल्दी जल्दी से ना रिस्क फैक्टर बता दें कि इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, और ये मोस्टली हमें कब नजर आती है, रिस्क फैक्टर्स। सर अच्छा, इसके ये रिस्क इधर ही फैक्टर को, लोकेशन क्यों प्रिसाइज की हुई है एन्यूरिज्म की? यार उसका रीजन ये होता है ना कि इधर देखो, ही मैंने क्यों आपको ये पहले भी एक बात बताई हुई है कि जहां से बाइफरकेशन होती है ना, वो एरिया आपका वीक होता है, समझ रहे हो? तो यहाँ से बाइफरकेशन हो, आप यहाँ से ब्लड वेसल को दे पर रहे हो, सर? तो जब आप ब्लड वेसल को दे रहे हो तो उसको कहते हैं कि ऊपर और नीचे वाला जो दोनों वाला एरिया होता है ना, वो वीक होता है। तो जो वो एरिया वीक होता है उसकी एनोरिज्म और डायसेक्शन का चांस ज्यादा होता है। अब आगे बात करते हैं सर, व्हाट कैन बी द रिस्क फैक्टर्स ऑफ द एब्डोमिनल अयोर्टिक एनोरिज्म, और इसके रिस्क फैक्टर बड़े इंपॉर्टेंट हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर, ओ माय गॉड, स्मोकिंग। अगर सर ये स्मोकिंग इसका, और मैं यकीन माने इतनी जगह हर बुक ने ये वाहिद रिस्क फैक्टर है जो हर चीज, हर बुक ने लिखा हुआ है। हमारी मेडिसिन की बुक ने लिखा है, हमारी फर्स्ट एड ने लिखा है, उसके बाद यूवर्ड ने कितनी दफा लिखा हुआ है। अब इवन दो कुछ स्टेप 2 के इतने, मतलब जितने भी नोट्स मैंने देखे सबके अंदर स्मोकिंग सबसे पहले लिखा होता है। ठीक है, और दूसरे नंबर पर सर, अगर ये स्मोकिंग की वजह से ज्यादा एब्डोमिनल अयोर्टिक एनेरिज्म होती है, स्मोकिंग ज्यादा कौन करते हैं सर, मेल। इसका मतलब है कि मेल जेंडर के अंदर एब्डोमिनल एयोर्टिक एनोरिज्म का जो रिस्क होता है वो हमारे पास ज्यादा होता है। ठीक है जी। इसके अलावा बताया जाता है कि जो लोग तंबाकू और अल्कोहल इनटेक करते हैं, टबैको और अल्कोहल इनटेक, उनके अंदर भी क्या होता है सर, एब्डोमिनल एयोर्टिक एनोरिज्म का रिस्क ज्यादा होता है। पांचवा जो आखिरी रिस्क फैक्टर, दैट इज एज। और एज कितनी होनी चाहिए सर, मोर देन 65 ईयर्स। अगर 65 साल से आपकी एज ज्यादा होगी है तो आप स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड को ऐड करते हो। अगर 65 साल की एज ज्यादा होगी है ना, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल गाइडलाइंस, अगर बंदे की एज 65 से ज्यादा है तो आपने एब्डोमिनल जो अल्ट्रासाउंड है ना वो करवाते होते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि इसके अंदर जो एनोरिज्म का रिस्क है ना अभी ज्यादा हो गया, क्योंकि इसकी एज ज्यादा होगी। तो उसको डायग्नोस करने के लिए हम उस पेशेंट का एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड स्क्रीनिंग के अंदर करवाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एब्डोमिनल। अब स्क्रीनिंग का पाकिस्तान में तो कोई ऐसी इतना सीन है नहीं है, लेकिन एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड। हमें तो जब तक सिम्टम ना आए हम डॉक्टर के पास ही नहीं जाते, तो स्क्रीनिंग तो बहुत दूर की बात है। ब्रदर, हार्डनेस और वीकनेस ना वो इसके ऊपर एज इतनी इफेक्ट नहीं करती जितनी इफेक्ट करती है हमारे पास एब्डोमिनल अयोर्टिक एनोरिज्म, जितनी हमारे पास थ्रेसिस अयोर्टिक एनोरिज्म। जी जी, ये भी है। अभी जो मैं आपको एक आपकी मुझे एक बात से एक और बात याद आ गई है कि सर, ऊपर आपने सारा हाइपरटेंशन को लिखा है, मतलब कि एंजाइटी डिप्रेशन वाला इस तरह के सिम्टम को लिख रहे हैं जिसके अंदर प्रेशर हमारे पास ज्यादा डील होते हैं। लेकिन यहाँ पर आप वो चीजें नहीं लिख रहे, यहाँ पर आप स्मोकिंग, टबाकू, मेल, अल्कोहल, एज, इस चीजों को डिस्कस करें। रीजन क्या है बच्चों, आपकी अयोर्टिक एनोरिज्म जो मतलब कि असेंडिंग अयोर्टा है उसमें ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है या एब्डोमिनल अयोर्टा में क्रिएट होता है? बच्चों, असेंडिंग अयोर्टा में क्रिएट होता है। अगर उसमें ज्यादा क्रिएट हो रहा है तो वो जो हमारे पास सबसे ज्यादा प्रेशर हैंडल करना पड़ रहा है वो आपके असेंडिंग अयोर्टा को करना पड़ता है। इसलिए वहां पर हमें
हाइपरटेंशन की वजह से एनोरिज्म नजर आती है। और यहाँ पर हमारे पास जैसे वो ब्रदर भी कह रहे कि सर एज ज्यादा तो इसमें स्टिफनेस ब्लड वेसल की ज्यादा हो जाती है, स्टिफनेस की वजह से उनकी वीकनेस हो जाती है और उनके अंदर एनोरिज्म का रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए 75 से मेरे ख्याल में 65 से 75 साल के दरमियान ना हमें इसकी स्क्रीनिंग स्टार्ट हो जाती है, लेकिन 65 इज द एग्जैक्ट नंबर। तो ये है इसके रिस्क फैक्टर्स। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि सर अगर ये हमारे पास एब्डोमिनल एओर्टिक, मैंने कहा मोस्टली तो क्या होता है सर, अगर सिम्टम्स की बात करें मोस्टली तो सिम्टम्स क्या होती हैं सर, एसिम्टोमेटिक होता है। मोस्टली तो ये क्या होता है पेशेंट के अंदर, एसिम्टोमेटिक होता है। लेकिन जब पेशेंट के अंदर तीन, वही बातें हम करते हैं ऊपर वाले सर, ज्यादातर तो ये एसिम्टोमेटिक होता है। लेकिन ये सिम्टोमेटिक कब होगा, ये हमारे पास सिम्टोमेटिक कब होगा, जब ये रप्चर होगा, जिसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं एब्डोमिनल एओर्टिक एनोरिज्म रप्चर। और जब ये आपके पास रप्चर होता है तो फिर हमारे पास पेशेंट में कौन सी सिम्टम आती है, दैट इज इंपॉर्टेंट। वो सिम्टम आपने जरा यहाँ पर ट्राइएड है इसका, वो ट्राइएड लिखना है जब एब्डोमिनल एओर्टिक एनोरिज्म रप्चर होता है। सबसे पहले है जी इसका फ्लैंक पेन, जैसे बंदे को किडनी स्टोन वाले पेशेंट को पेन होती है ना, वैसी पेन इसको होती है। फ्लैंक पेन आपको होगी पहले पेशेंट के अंदर, सिवियर मतलब बैठे बैठे अगर उसका एनोरिज्म रप्चर होगी तो उसको सडनली फ्लैंक पेन होना शुरू हो जाती है। और इसका मोस्टली मिस डायग्नोज किया जाता है किडनी स्टोन के साथ, लेकिन आपने नहीं करना, आपने उसका क्या करना सर, आपने ब्लड प्रेशर भी मैयर कर लेना है। तो अगर किडनी स्टोन वाला पेशेंट है, उसको पेन हो रही है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से, उसका ब्लड प्रेशर आपको इंक्रीज मिल सकता है। लेकिन इसमें आपको मिलेगी रेजिस्टेंट हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन क्योंकि इसका ब्लड यहाँ से रप्चर हो रहा है ना, ब्लड हमारे पास लॉस हो रहा है रप्चर की वजह से, तो इसलिए हमें यहाँ पर हाइपोटेंशन मिलेगी। और तीसरा है आपको पल्सटाइल, मैडम वर्ड यूज करना है अपने, पल्सटाइल। पल्सटाइल का मतलब जो चेंज होता है, पल्सटाइल एब्डोमिनल मैस। तो जो तीसरी चीज है, जब आप उसको पल्पेट करते हो तो क्योंकि ब्लड निकल के बाहर वहां पर एक पूरा मैस बना होता है, तो हम पल्पेट करते हैं तो हमें वहां पर मैस नजर आता है। और वो कौन किस तरह का मास होता है, वो पल्पेट मतलब आप उसको दबा भी सकते हो। और दूसरा पल्सेशन का मतलब होता है ऐसे, कभी वो मास बढ़ता है कभी कम होता है। और इसका रीजन क्या होता है, क्योंकि कभी हमारे पास जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो उसकी वजह से ये मैस के ऊपर भी प्रेशर ज्यादा लगता है, तो ये एलिवेट हो जाता है। फिर जब बीपी डिक्रीज होता है तो ये फिर नीचे चल जाता है। तो इसलिए हमें जैसे पल्स नहीं आपको फील होती, ये मैस आपको इसी तरह का फील होता है। ठीक है, क्या पेशेंट की डेथ हो जाती है मैडम, इट डिपेंड्स अपॉन द कि उसका बीपी कितना ड्रॉप है। अगर उसका बीपी मतलब 80/40 हो जाता है तो देर ऑफ कोर्स उस पेशेंट की डेथ हो सकती है। ठीक है, और चूंकि ज्यादातर 75-80 साल के बंदे होते हैं और अगर उनको ज्यादा देर तक उनका रप्चर है एनोरिज्म ब्लड लॉस होता रहे तो उनकी डेथ हो सकती है बड़ी। और देखो रप्चर जो हेमरेज है ना, वो कोई भी हमारे पास मतलब लेस डेंजरस नहीं होता। ऑल रप्चर्स ऑल हेमरेजेस आर वेरी वेरी डेंजरस। ठीक है जी, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। देखो थोड़ा सा था लेकिन मैंने इसके ऊपर इतना टाइम क्यों लगाया, क्योंकि ये मल्टी सिस्टेमिक टॉपिक था, मल्टीपल चीजें इसके साथ रिलेट होती हैं, तो ये सारी चीजें आपने याद करनी है। बाकी इंशाल्लाह सुबह हम डाइसेक्शन पढ़ेंगे। ओके जी, अल्लाह सर हाफिज। आपने दो चीजें नहीं पढ़ाई हुई। जी जी हेलो सर पूछें। सर, आपने